Hello class 10th army, welcome back to our channel Crystal Maths. I hope you all are good and study well. जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं सैम्पल पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वर्जन और हम कंप्लीट भी कर चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तो जिसने भी अगर वो वीडियोस ना देखी हैं तो प्लीज़ मस्ट वॉच एंड आई एम श्योर ये वीडियोस आपको एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी. तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 और ये इस पेपर का लास्ट पार्ट होगा. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे. हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा. और मेन चीज़ ये कि इस सेक्शन में आपको 2 केस बेस्ड स्टडीज़ मिलेंगी. केस स्टडी मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको डेली लाइफ से काफ़ी कनेक्टेड फील होगा. ठीक है, तो मतलब बेसिकली आप इसमें देखोगे मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन, हम कैसे यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स को डेली लाइफ में. तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, एंड तक देखिएगा और बने रहिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अगर हम क्वेश्चन फर्स्ट को देखें, यहाँ पर क्या क्वेश्चन में गिवन है कि द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल सेल 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर. तो एक स्फेरिकल सेल है जिसकी इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस आपको गिवन है. स्फेरिकल सेल का मतलब कि एक ऐसा स्फीयर जो अंदर से कैसा है, हॉलो है. मतलब आप इसको डायग्राम को देख सकते हो, अदरवाइज आप इमेजिन कर सकते हो कि जो क्रिकेट बॉल आती है प्लास्टिक वाली, वो आप ले लो, अंदर से कैसी होती है, वो हॉलो होती है. तो अगर आप ध्यान से देखो ये चीज़ कुछ इस तरीके से दिखेगी. अगर हम इसको कट करके ऊपर से टॉप से देखें, यानी ऐसे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको मिलेंगे जिसमें आप जानते हो अंदर वाली ये जो रेडियस होगी ये स्मॉल आर से डिनोट करते हैं हम, और ये आपको गिवन है 3, एक सेकेंड, ये आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर. और ये जो बाहर वाली आउटर रेडियस है ये हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और ये आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर. तो आप इजीली ये बता सकते हो थिकनेस कितनी होगी. कहोगे तो बहुत ईजी है भाई, बाहर वाली में से अंदर वाली माइनस कर दो, यानी 2 सेंटीमीटर आपके पास इसकी थिकनेस आ जाएगी. तो हमने ये चीज़ अभी सारी निकाल ली. अब क्या कहा गया है कि इट इज़ मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर. मतलब इसको मेल्ट करके हमने एक सॉलिड सिलेंडर को बना दिया है जिसका डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर. तो अगर इसका ओवरऑल डायमीटर 14 है तो आपको ये अच्छे से पता है इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर. अब आपको सिलेंडर की हाइट भी निकालनी है प्लस टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है. तो पहले हाइट निकाल लेते हैं, फिर टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लेंगे. ठीक है. अच्छा, इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि जब भी क्वेश्चन रीकास्ट का हो, मतलब हमने एक चीज़ को मेल्ट करके कोई अगर दूसरी चीज़ बनाई है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि इसमें जो मटेरियल यूज़ होगा वो हमेशा इक्वल होगा. मतलब मटेरियल यूज्ड कह लो या मटेरियल जो हमने यूज़ करा है इसके अंदर वो हमेशा फिक्स रहेगा. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो वॉल्यूम होगा सेल का, वॉल्यूम जो होगा सेल का वो बराबर हो जाएगा सिलेंडर की. तो चलो इसको रखते हैं जो भी कंडीशन गिवन है. क्योंकि मेल्ट करा है हमने लिख दिया कि वॉल्यूम ऑफ शेल किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के. अब सबसे मेन चीज़ हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो अगर हम शेल की बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब. ठीक है. और सिलेंडर की बात करें तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा पाई r² s. अगर आप कहोगे ना तो इस जो मेंसुरेशन चैप्टर है इसमें जितने भी फॉर्मूलेज हैं हम इसके फॉर्मूलेज की शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे. ठीक है. तो चलो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो यहाँ पे 4/3 पाई कैपिटल आर कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब यानी 125, 3 का क्यूब यानी 27, किसके बराबर, पाई r². सिलेंडर की रेडियस कितनी है 7, 7 का स्क्वायर 49 इंटू हाइट नहीं पता तो h कर लेते हैं. तो देखो यहाँ से एक चीज़ तो पहले ही कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल, तो ये रिमेनिंग रह जाएगा 4/3 और 125 माइनस 27 ये 98 रह जाएगा इक्वल्स टू 49 इंटू हाइट. जब आप यहाँ से h निकालोगे तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 8/3 सेंटीमीटर आ जाएगी. ठीक है. तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि इसकी हाइट कितनी है, 8/3 सेंटीमीटर. अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं. चलो ये सॉल्यूशन हमने हटा दिया है, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है. तो सो डोंट वरी. अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व्ड सरफेस एरिया तो आता ही आता है, लेकिन टोटल में बॉटम और टॉप का एरिया भी इंक्लूड हो जाता है. तो ये चीज़ इक्वल हो जाती है 2πr h प्लस r. बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 7, हाइट है आपके पास 8/3 हमने प्रीवियसली अभी फाइंड आउट करी, और ये रेडियस है इसकी 7.
बस आप इसको अब सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 यानी 44, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा आपके पास 29/3, और व्हेन यू कैलकुलेटेड यू विल गेट 425.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने टोटल सरफेस एरिया भी ईजिली निकाल लिया। ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आपको बताइए, हम डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे गिवन है, मार्किंग भी गिवन है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये देखते हैं क्या कह रहा है। प्रूव डेट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from external points to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center। देखो इन्होंने बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया, तो चलो हम इसको स्टेप बाय स्टेप कवर अप करते हैं। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है हम उसको ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एक सर्कल, हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट यानी ये मान लिया P पॉइंट, और इससे हमने ड्रॉ करी टू टेंजेंट्स, तो एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, तो इसको हम नेम दे देते हैं P। अब ये इसको यहाँ पे टच करेगा तो इसको नेम दे दिया हमने A, और एक पॉइंट तो इसको यहाँ टच करेगा तो इसको नेम दे दिया हमने B। इस सर्कल का सेंटर है और इस सेंटर से इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि जो एंगल है टू टेंजेंट्स के बीच का, यानी ये वाला एंगल किसके सप्लीमेंट्री है, जो एंगल सबटेंड हो रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी इन वाले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हमने जो लाइन ज्वाइन करी सेंटर पर, ये वाला जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है इन दोनों का सम 180 डिग्री है, ठीक है। तो चलो ये इसको लिख लेते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल APB प्लस इस सेंटर को हमने ओ नेम दे दिया, एंगल AOB किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन पर पहले से ही लिखा होता है कि भाई फ्री के मार्क्स, क्यों, क्योंकि वो इतने इजी क्वेश्चंस पूछते हैं कि बहुत ईजिली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसके सारे ही एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री, बस यही चीज़ यूज़ करके आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल क्या मिल गया, यहाँ पे हमको क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है क्यू तो है ही नहीं, PAOB। इस क्वाड्रिलेटरल में जितने भी एंगल्स हैं वो हम लिख लेते हैं, एंगल PAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BPA एंड प्लस एंगल BPA हो गया, AOB हो गया, PBO नहीं हुआ तो A इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आपको ये पता है कि इसमें से ये वाला जो एंगल है ये और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये तो रेडियस से टेंजेंट पे है और रेडियस से टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल फॉर्म्ड होता है। तो ज़रा इन 90 की वैल्यूज़ आप दूसरे साइड ले जाइए तो आपको इन दोनों का एंगल का सम मिल जाएगा, वो कितना मिल जाएगा 360 माइनस 180 विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, हैंस प्रूफ। इतना ईजी था ये, ठीक है। तो चलो इसको क्लियरली हम इस वाले स्लाइड पे देख लेते हैं कि ये रहा हमारा डायग्राम। हमने कह दिया कि इन सारे ही एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री, तो यही चीज़ हमने यहाँ लिख दी है। अब क्योंकि टेंजेंट से रेडियस में 90 डिग्री बनाता है तो दो एंगल यहाँ पे ऐसे थे जो 90 डिग्री बना रहे हैं, तो इसलिए जो बाकी बचे दो एंगल इनका सम कितना हो गया 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड, एंड 4 मार्क्स आपके हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी प्रूविंग ही है ये भी, लेकिन इस बार आपको डायग्राम गिवन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि टू टेंजेंट्स हैं TP एंड TQ, और टेंजेंट है तो आपको पता है ये इक्वल भी होंगे, ठीक है। एक एक्सटर्नल पॉइंट T से हमने ड्रॉ करा है और आपको प्रूव करना है PTQ यानी ये वाला एंगल किसके बराबर होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ OPQ मतलब ये वाला एंगल। चलो जो गिवन है इन्फॉर्मेशन उसी का यूज़ करके हम समझ लेते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अगर आप ध्यान से देखो तो TP बराबर TQ है क्योंकि गिवन है टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट है तो आपको ये पता है कि ये जो TPQ वाला ट्राइंगल है ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा क्योंकि दो साइड्स इक्वल है, और अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एग्री। तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया कि एंगल TPQ बराबर हो जाएगा एंगल PQ TK। अगर ये चीज़ आ गई तो अब नेक्स्ट इस ट्राइंगल में हम
एक फॉर्मूला लगाते हैं। वो फॉर्मूला आपको सब पता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल TPQ एंगल TPQ प्लस एंगल QTP प्लस एंगल PQT बराबर होगा 180 डिग्री के। अब आपको ये पता है यहाँ से अगर हमें एंगल QTP निकालना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस, या फिर आप एक काम करिए यहाँ से ये वाला एंगल निकाल, या फिर आप इसको पहले ऐसे लिखिए कि ये वाला जो एंगल है TPQ और ये वाला जो एंगल है PQT ये बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ इसके बराबर हो जाएगा 180 माइनस एंगल QTP। ठीक है, और इसको आप नेम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो अगर आपको ये एंगल OPQ निकालना है तो ये एंगल क्या होगा भाई, टोटल 90 में से आप इस एंगल TPQ को माइनस कर दो। तो 90 में से माइनस कर दीजिए एंगल TPQ, और TPQ की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ चुकी है। यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2 अगर डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस, देखो 2 यहाँ से इसको अगर डिवाइड में ले गए तो ये हो जाएगा 90 एंड माइनस एंगल QTP डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इसको ब्रैकेट से बाहर निकालो तो ये हो जाएगा 90 माइनस 90 प्लस ऑफ एंगल QTP डिवाइडेड बाई 2। 90 से 90 कैंसिल, और जो चीज़ रिमेनिंग है उसको ज़रा यहाँ लिख लेते हैं। आपके पास क्या रह गया, एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल QTP डिवाइडेड बाई 2। 2 को ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ बराबर एंगल QTP एंड हेंस प्रूव। आई नो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड रहा है क्वेश्चन, बट इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, बहुत अच्छे से वहाँ पे ये लिखा हुआ है तो आई नो दोबारा से आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एंगल हमने ये वाला ले लिया। इस बार इन्होंने क्या करा कि इस एंगल को थीटा मान लिया ताकि बार बार लिखने से हम बच जाएं। तो हमने थीटा माना, आपको पता है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो यहाँ पे ये वाले जो एंगल होंगे वो दोनों इक्वल होंगे तो उन्होंने निकाल लिया 90 माइनस थीटा बाई 2। अब अगर आप देखोगे तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, ऑब्वियस है, आपको बताया था 90 में से TPQ को माइनस कर दो। तो जब आपने माइनस करा तो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, थीटा बाई 2 आ गया। लेकिन थीटा को हमने क्या माना था, थीटा को तो हमने माना ही एंगल PTQ था, बस वैल्यू अगेन सब्स्टिट्यूट कर दी और हेंस प्रूव्ड। तो सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन है, अगर आप 1-2 बार उसको करोगे अपने हैंड से तो आपको डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से शुरू हो जाती है केस बेस्ड स्टडीज़, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल होती है। ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में गिवन है ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ दिस दिस दिस। तो चलो इसको हम ऐसे ही समझा देते हैं कि आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री जो आपने पढ़ी थी ना, साइन कॉस टेन, इस साइड को इससे रिलेट करते हो, तो इसका डेली लाइफ में काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे आपके क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है तो हमने क्या देखा कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम बड़ी से बड़ी बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं, अगर हमें ये पता हो कि हमारी आई से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और हम उस बिल्डिंग से कितनी दूर हैं। तो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, तो डायरेक्टली हम ये पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल में क्या आपसे पूछा गया है। तो अ गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर। तो देखो एक ये टावर था, यहाँ पे टॉप पर इस पर गार्ड बैठा हुआ है। गार्ड आपको पता है सेफ्टी के लिए हर जगह की निगरानी रखता है, तो गार्ड ऊपर बैठा हुआ है। तो चलो यहाँ पे गार्ड बैठा देते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे गार्ड, और इसके हाथ में लगा देते हैं एक दूरबीन जहाँ से ये हर जगह निगाहें बनाए हुए हैं। तो इसने क्या देखा, ऑब्जर्व्ड अन अनआइडेंटिफाइड बोट, यानी दूर देखा कि कोई एक अनआइडेंटिफाइड बोट है, मतलब एक ऐसी बोट जिससे ये नहीं पता कि ये कैसी बोट है। अब उन्होंने देखा एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करा जिससे हम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डिप्रेशन दोनों ही मेज़र कर सकते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्लाइनोमीटर या इनक्लाइनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एंगल कितना आ रहा है, इट इज़ फाउंड टू बी 30 डिग्री। मतलब इससे जब उन्होंने एंगल मेज़र करा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्वियस है, लाइन ऑफ साइट से आप मेज़र करते हो, और ये एंगल आपके पास गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, और वो ये भी बता रहा है कि ये जो बोट है ये टावर की टुवर्ड्स आ रही है, यानी टावर की तरफ आ रही है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन तो ये दे रखा है कि मेक अ लेवल फिगर
ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो आपको फिगर बनाना है, तो फिगर तो ये बन गया, जैसे जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा वैसे वैसे फिगर बना लिया। अब आपको पता है ये 30 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। फाइंड भी करनी है इसमें कुछ, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द फुट ऑफ ऑब्जर्वर टावर। मतलब ये जो बिल्डिंग यानी ये जो टावर है इससे कितनी दूर पर बोट है ये और निकालनी है, तो इसको हमने एक्स मान लिया। अब आप एक काम करो, इसको नेम दे दो, दिस इज़ ए बी, और ये वाले पॉइंट को हम कह देते हैं सी। तो अगर आपको टावर की हाइट गिवन है, टावर की हाइट कितनी है 240, तो हमने लिख दिया था 240 मीटर। तो इसका मतलब ये जो थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जिस पर स्टैंड कर रहा है थीटा ये बेस हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन रिलेशन देता है बताओ, 10। ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे रेशियो 10। तो यहाँ पे 10 30 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर यानी 240 डिवाइडेड बाय बेस यानी x। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 240√3, क्योंकि 10 30 की वैल्यू हो जाती है 1/√3, और जब वो सेकेंड साइड जाएगा तो वो √3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे और क्लियरली देखते हैं। यहाँ पे देखो हमने यही डायग्राम बनाया था, और यहाँ से उन्होंने 10 वैल्यू यूज़ करके कितनी डिस्टेंस आ गई 240√3 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आफ्टर 10 मिनट्स, अब थोड़ी देर बाद उसने ऑब्जर्व करा तो उन्होंने देखा कि वो जो बोट है वो टावर की तरफ आ रही है और उसकी डिस्टेंस कम हो गई है, कितने से 240√3 - 1। अब देखो पहले बोट कहाँ पर थी, यहाँ पर थी, ऑब्वियस है। तो अगर वो टावर की तरफ आ रही है तो वो सपोज़ करो वो यहाँ पहुँच गई, अब वो बोट यहाँ पर है, तो आपको पता है अगर बोट यहाँ पर है तो अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ और होगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ गिवन है कि कितनी कम हो गई है, और ये डिस्टेंस है 240√3 - 1। आपसे पूछा है कि न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने के लिए ये वाला एंगल निकाल लो आप, ये थीटा, वही एंगल ऑफ डिप्रेशन अब न्यू वाला आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप ये चीज़ कैलकुलेट करो कि भाई ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रह गई। तो इसको हमने नेम दे देते हैं, ये TPR है, इसको Q मान लो। तो अगर आपको QR निकालना है तो QR कैसे निकलेगा, PR में से माइनस कर दो PQ, तो आपके पास PR कितनी है 240√3, अभी हमने पीछे निकाली। PQ कितनी गिवन है 240√3 - 1। तो ज़रा इसको सॉल्व करो, तो ये आपके पास आ जाएगा 240√3 माइनस 240√3 एंड प्लस 240। इससे ये चीज़ कैंसिल, एंड रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया 240। तो अब ये जो डिस्टेंस है आपके पास ये चीज़ आ गई है 240। आपको थीटा निकालना है, तो अगेन परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन 10। तो हम अब लगाएंगे इन ट्राइंगल TQR, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी 240 अपॉन बेस यानी अगेन 240 डिवाइडेड 1 आ जाएगा, और 1 में 10 की किसकी वैल्यू होती है 10 45। इसका मतलब ये जो थीटा है ये कितना आ गया 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और हैंड्स निकल गया। कितना इजी था, और 4 मार्क्स आपके हैंड्स में। देखो यही सॉल्यूशन हमने यहाँ पे करके दिखाया गया है। ठीक है, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक और केस बेस्ड स्टडी है। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे नॉर्मली पुशअप्स के बारे में बताया गया है कि अगर आप पुशअप्स डेली करते हो तो डेफिनेटली मसल्स आपकी बहुत हेल्दी रहती हैं। तो देखते हैं मेन चीज़ यहाँ पे गिवन है, ये क्या कह रहा है। तो नितेश वांट टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज। ये नितेश है जो चाहता है कि वो एक पुशअप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, और वो करेंटली वो कितने पुशअप्स एक आवर में कर पा रहा है 3000। मतलब इनिशियली वो कितने पुशअप्स कर पा रहा है 3000, लेकिन अगर उसको टारगेट अचीव करना है यानी कंपटीशन जीतना है तो उसके लिए कम से कम 1 आवर में कितने अचीव करने हैं, यानी 1 आवर में उसको लगाने हैं 3900। अब ऑब्वियस है ये एक साथ तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में वो 900 पुशअप्स और ज़्यादा कर लेगा। आपको डे बाय डे की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यू ऑल नो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे इसके आगे क्या कह रहा है कि उस चीज़ की तैयारी करने के लिए उसने प्रैक्टिस रेगुलरली शुरू कर दी, और हर एक बार हर दिन वो 5 मोर पुशअप्स ज़्यादा मार रहा है।
मतलब अगर आज उसने 300 पुशअप्स करी तो नेक्स्ट डे वो +5 यानी कितनी पुशअप्स लगाएगा 3005। इस तरीके से करते करते वो नितेश फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए चलो क्वेश्चन पूछ देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स। तो एक एपी बना लेते हैं। तो एपी कैसे, देखो फर्स्ट आपने पता है 3000 बना रहा था, फिर नेक्स्ट में क्या हो रहा था +5 से इंक्रीमेंट, तो नेक्स्ट डिजिट क्या आ जाएगी, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 3005। अब अगेन नेक्स्ट डे अगेन +5 ऐड ऑन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3010। और ये चीज़ कब तक चलती जाएगी, जब तक 3900 का टारगेट नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ये तो हमारे पास बन गई एपी। अब फिर क्या पूछा गया है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिफोर द प्रैक्टिस नीड टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिस्ड। मतलब कितने दिन उसको इस गोल को अचीव करने में लग जाएंगे। तो हम इसको कैसे करते थे, आपको पता है ना, जो लास्ट टर्म है उसको हम nth टर्म मान लिया है। तो अगर nth टर्म देखा जाए तो कैसे कैलकुलेट करते हो, an-1d। आपके पास nth टर्म कितना है 3n00। ए फर्स्ट टर्म आपके पास 3000 है, एन ही तो हमें निकालना है, तो हमने लिख दिया n-1 और डी कितना है 5, क्योंकि डिफरेंस 5 का है। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये माइनस होकर 900 डिवाइड में 5 चला जाएगा इक्वल्स टू n-1। और व्हेन यू कैलकुलेटेड यू विल गेट n इज इक्वल्स टू समथिंग। देखो 5 से ये 900 कितने टाइम चला जाएगा, 5 1 5, 5 8 40 यानी 180। 180 में +1 करोगे तो ये 181 डेज। लेकिन 181 डेज तो तब जब वो 3900 जिस दिन अचीव कर लेगा। हमसे पूछा है बिफोर द डे, तो बिफोर द डे मतलब एक दिन पहले। ठीक है, तो एक दिन पहले के लिए आप क्या करो, n में से माइनस कर दो 1, तो आपके पास हो जाएगा 180 डेज। क्योंकि वो पूछा है कि जिस दिन वो टारगेट अचीव करे उससे पहले कितने दिन उसको चाहिए, तो उसको 180 डेज चाहिए अपनी प्रैक्टिस को, ताकि वो 3900 का टारगेट अचीव कर ले। तो चलो इसको यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने वही सेम कर रखा है। तो आपको पता है ये एपी बना ली, nth टर्म हमने मान लिया 3900, यहाँ से कैलकुलेट करे थे तो कितने आ गए थे डेज 181। लेकिन पूछा क्या था, मिनिमम डेज बिफोर अचीविंग द गोल, तो उसमें -1 कर दिया, हेंस 180 डेज उसको लग जाएंगे अपने गोल को अचीव करने में। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। तो टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स निकाल लें। तो देखो फर्स्ट डे उसने कितने पुशअप्स करे 300, सेकेंड डे 3005 एंड सो ऑन। कब तक करे उसने, जब तक उसको 3900 का टारगेट अचीव नहीं हो गया। तो ये तो सम निकालना है एक तरीके से, और सम ऑफ एपी का फॉर्मूला आपको पता है कि सम ऑफ nth टर्म सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हो, n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस l। तो सम n कितना है आपको पता है, n है आपके पास 181 टू a आपके पास 300 है, 3000, और लास्ट टर्म है आपके पास 3900। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 181 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6900, और यही आपके पास आंसर हो जाएगा। बस आप इसको कैंसिल कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3850। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो समथिंग देखो ये लास्ट पेज पे यहाँ पे हमने दे रखा है, कितना आ जाएगा आपके पास 624450। ठीक है, तो आई होप ये सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, एंड ये लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक नेक्स्ट ऐसा है जो आपको कवर करना है। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच।